ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात कर रहे हैं आगे। सबसे पहले ये बताएं कि आखिरी बात कहाँ तक हुई थी आपसे। मोहसिन अली, आप बता दें। जी सर, लास्ट टाइम आपने प्रोटीन्स के फंक्शन पढ़ा दिए थे। ठीक है, यानी कि अभी लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं बताए ना आपको। जी, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए थे, अभी लिपिड्स होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिपिड्स के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लिपिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो लीस्ट अमाउंट में मिलेगा आपको। ठीक है, ऑक्सीजन जो है आपको लीस्ट अमाउंट में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल C57H110O6। मैंने एक लिपिड का फॉर्मूला लिखा है, आप जरा कंपेयर कर लें कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लीस्ट अमाउंट में मौजूद है, और कार्बोहाइड्रेट्स में जो 2:1 का रेशो मौजूद होता है, इसमें 2:1 का रेशो मौजूद नहीं है। ओके, पीछे आपको रिपीट करवा दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद था, लेकिन 2:1 का रेशो था। और प्रोटीन्स की पहचान ये थी कि उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद था। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो मौजूद है, लेकिन लाजमी नाइट्रोजन मौजूद है। कोई प्रोटीन नाइट्रोजन के बगैर आपको नहीं मिलेगा। कोई भी प्रोटीन आपको नाइट्रोजन के बगैर नहीं मिलेगा। और लिपिड्स की पहचान ये है कि ऑक्सीजन जो है वो लीस्ट अमाउंट पे मौजूद है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो लीस्ट अमाउंट में मिलेगी आपको किसके अंदर, लिपिड्स के अंदर। ओके, अच्छा, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में असाइल ग्लिसरॉल है, वैक्स है, फॉस्फोलिपिड है, और टर्पेनॉइड्स। अच्छा, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो आपके कोर्स में सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल है और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल है। और टर्पेनॉइड्स में आपको टर्पीन्स मिलेंगे, स्टीरॉइड्स मिलेंगे और कैरोटेनॉइड्स मिलेंगे। तो बारी बारी हम ये पढ़ने जा रहे हैं। और भी लिपिड्स की टाइप्स होती हैं, स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोमाइलोलिपिड्स। लिपिड्स की बहुत सारी टाइप्स है, बस ये आपके कोर्स में मौजूद है। अच्छा, मैं सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को बताता हूँ फॉस्फोलिपिड्स बताता हूँ। पीछे सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ी हुई है। सेल मेम्ब्रेन में आपके पास ये फॉस्फेट पार्ट है, ये ग्लिसरॉल है, और ये दो फैटी एसिड्स के धागे मौजूद है।
ये रखिए, दिस इज फॉस्फेट, दिस इज ग्लिसरॉल, और ये दो फैटी एसिड्स के धागे हैं। ठीक है, ये दो फैटी एसिड्स के धागे। ओके, इसके बाद आइए फर्दर, फॉस्फेट पार्ट है, ग्लिसरॉल है, और ये दो फैटी एसिड्स के धागे हैं। जो असाइल ग्लिसरॉल होता है उसकी खास बात यह है कि उसमें आपको जो है वो ग्लिसरॉल की जगह ग्लिसरॉल ही मिलेगा, लेकिन फैटी एसिड्स में आपको तीन फैटी एसिड्स के धागे मिलेंगे। ये देखिए, आपको यहाँ पे जो है वो तीन फैटी एसिड्स के धागे मिलेंगे, और ये आपको मिल रहा है ग्लिसरॉल। सबसे पहले आइए असाइल ग्लिसरॉल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें आपको टाइप्स मिलेंगी, एक सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, और एक टाइप आपको मिलेगी अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल जो है उनमें तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड के अंदर आपको क्या मिलेगा, देयर आर डबल बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल के अंदर आपके पास जितने भी सॉलिड फैट्स है ना वो आ जाते हैं, और खाने पकाने का जो तेल है, ठीक है, खाने पकाने का जो तेल है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है पॉलीअनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, एडिबल ऑयल जितने भी हैं, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल वगैरह, सब के सब अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल है। अच्छा, जो भी स्लाइड्स में मैं सेव करता जा रहा हूँ, इसके बाद है आपके पास फॉस्फोलिपिड्स। मैंने आपको पीछे बता दिया कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, या सेल के और जो दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आइए वेक्स। वेक्स की डेफिनेशन है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स with a long chain alcohol. Ester of fatty acid with a long chain alcohol, ये कहलाता है वेक्स। ये देखें, ये ईस्टर लिंकेज है, दोनों एक तरफ आपके पास फैटी एसिड मौजूद है और दूसरी तरफ जो है वो लॉन्ग चेन अल्कोहल मौजूद है। ठीक है, CH3 बॉन्ड CH2 4 COO CH2
29CH3। ठीक है, ये आपके पास वैक्स का फॉर्मूला है। और दरमियान में आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज एन ईस्टर। ये आपके पास क्या है, एक अदद ईस्टर। इसके बाद आइए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज, यहां आपको मिलेंगे टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स की खास बात क्या है, दे हैव आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। ठीक है, C5H8 यूनिट्स होते हैं, आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स कौन से हैं, C5H8 यूनिट्स होते हैं। यानी कि ये 2 कार्बन ये रहे, 2 कार्बन ये रहे, और 1 कार्बन ये रहा। तो इस तरह से आपके पास 5 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, और इनकी जो बकिया वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से ऑक्यूपाइड होती हैं। और C5H8 यूनिट्स होते हैं कौन, टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स में आपको मिलेंगे टर्पीन्स। टर्पीन्स के बारे में बात करूं तो दे हैव आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स ओनली। इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स मिले। और टर्पीन्स की जो एग्जाम्पल है उसके अंदर आपको मिलेगा विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। अच्छा, मिक्रीन, जेरेनियल, लेमोनिन, मिक्रीन, जेरेनियल, लेमोनिन, मेंथॉल। ठीक है, मेंथॉल, ये सब आपको जो है वो टर्पीन्स के अंदर मिलेंगे। पेपरमेंट ऑयल, ठीक है, पेपरमेंट ऑयल वगैरह। उसके बाद आपके पास मौजूद है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स की खास बात यह है कि दे हैव स्टेरॉइड न्यूक्लियस। इसमें आपको स्टेरॉइड न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस जो है उसके अंदर ये 6 कार्बन के 3 रिंग्स मिलेंगे, और 5 कार्बन का आपको एक रिंग मिलेगा, A, B, C और D। दिस इज कॉल्ड स्टेरॉइड न्यूक्लियस। ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल्स में आपको मिलेंगे एल्डोस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। ठीक है, इन सब के अंदर जो है वो ये आपको स्टेरॉइड न्यूक्लियस मिलेगा। ओके, इसके बाद आइए, मैं सेव करता जा रहा हूं, डोंट वरी फॉर एनीथिंग। ठीक है, आई नो कि आप कॉपी नहीं कर रहे होंगे। कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स में आपके पास दे हैव लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स with 6 carbon ring at both the ends. Long chain of fatty acids with 6 carbon ring at both ends. 6 कार्बन वाले रिंग्स आपको उसके दोनों एंड्स पे जो है वो मिलेंगे।
ये देखिए 6 कार्बन वाले रिंग्स आपको उसके दोनों एंड्स पे मिले। तो दरमियान में आपको ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड मिल रहा है। हियर इज द लॉन्ग चेन फैटी एसिड और ये 6 कार्बन वाले रिंग्स जो है आपको कोने पे मिल रहे हैं। कैरोटीनॉइड्स की जो एग्जाम्पल है उसमें आ जाते हैं कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, उसमें आ जाते हैं कैरोटीन आ जाता है और ज़ैंथोफिल आ जाता है। कोई ये कहे कि गाजर के अंदर कैरोटीन होती है, हम गाजर खाते हैं तो हमें विटामिन डी कैसे मिल जाता है, विटामिन डी कैसे मिल जाता है या विटामिन ए कैसे मिल जाता है? तो देखें कैरोटीन इन इनको हम कहते क्या है, इनको हम कहते हैं ये सारे इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ये देखें ये जो तीनों किस्म के टर्पिनॉइड्स है ना, टर्पीन, स्टेरॉइड्स और कैरोटीनॉइड, ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है, ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ऑल थ्री आर व्हाट? ऑल थ्री आर इंटर कन्वर्टिबल। ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। इनको तीनों को एक जगह रखने की वजह भी यही है कि एक तो आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स मौजूद है और दूसरा ये कि ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। गाजर खा के किसी को कैरोटीन मिलेगा, आप जिस्म में जाके वो विटामिन ए और विटामिन डी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑल थ्री आर व्हाट? ऑल थ्री आर इंटर कन्वर्टेबल। चलें, इसके बाद आइए, ये लिपिड्स की क्लासिफिकेशन आपको मैंने बता दी, आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही था। और इसके बाद आइए मैं लिपिड्स के फंक्शंस की बात कर रहा हूँ कि व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। सबसे पहले सुन लें कि लिपिड्स दे आर सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। यानी एक डायबिटिक मरीज के बारे में बात करें तो उसको ग्लूकोज जब सेल में एंटर नहीं हो रहा है, उसकी सेकंड प्रायोरिटी जो है वो जिससे वो एनर्जी लेगा तो वो उसके फैट्स हैं। ठीक है, लिपिड्स का दूसरा काम ये है कि दे हेल्प इन इंसुलेशन। थर्मस में कोई चीज आप गर्म रख दें गर्म रहती है, ठंडी रख दें ठंडी रहती है। तो हमारी स्किन के नीचे फैट्स मौजूद हैं, तो ये क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चरल रोल है कि ये सेल मेम्ब्रेन वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चरल रोल है कि ये सेल मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो सब बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर, और लिपिड्स का क्या रोल है। मुख्तलिफ फैट सोलुबल वाइटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वैक्स जो है वो मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह पे मौजूद होती है। ठीक है, तो कोटिंग वगैरह कर रही होती है। ओके, और सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन क्या कहते हैं कि 1 मोल लिपिड का जो है 1 मोल ऑफ लिपिड गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इसका 1 मोल जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, चलें, these are different functions of lipids। इसके बाद आइए फर्दर, लिपिड्स के बाद आ जाइए न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा हूं आपसे। न्यूक्लिक एसिड तो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। न्यूक्लिक एसिड के अंदर 3 चीजें मौजूद हैं, पेंटोज शुगर, मौजूद है, फॉस्फेट पार्ट मौजूद है और नाइट्रोजनस बेस मौजूद है एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर।
ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, लेकिन पॉलीमर भी होना जरूरी नहीं है, डीएनए और आरएनए पॉलीमर है, बाकी एटीपी जीटीपी वगैरह मोनोमर है। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो पेंटोज शुगर, फॉस्फेट पार्ट और नाइट्रोजनस बेस पे कंप्राइज करता है। पेंटोज शुगर है आपके पास C5H10O5, फॉस्फेट पार्ट मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फेट पार्ट मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे या तो प्यूरीन बेसिस होंगी या पायरिमिडीन बेसिस हो। प्यूरीन बेसिस में एडेनिन होगी या ग्वानिन होगी। पायरिमिडीन बेसिस में आपके पास साइटोसिन, थाइमीन, THY-MINE थाइमीन और यूरेसिल हो। ये तो समझ लें कि मोस्ट ऑफ द पेपर्स के अंदर ये बहुत बेसिक बात प्यूरीन और पायरिमिडीन बेसिस की पूछी जाती है। ये तो अगले एमबीबीएस में भी जाएंगे ना तो बार बार ये सवाल रिपीट आपको मिलेगा, रिपीटेडली मिलेगा, प्यूरीन और पायरिमिडीन बेसिस। ये तो आप पल्ले बांध ले बस अपने। अच्छा, जो चीज मैंने ऊपर बनाई है तो मैं उसको डायग्राम की शक्ल में बना रहा हूँ कि इसके पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। अच्छा, ये इसका 5वां कार्बन है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और 5वें कार्बन के साथ आपको जो है ये फॉस्फेट पार्ट मिलेगा। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियोटाइड कहला रहा है। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स में आपके पास मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आपको मिलेंगी। ठीक है, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आपको मिलेंगी। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में आपको मिलेगी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी। ठीक है, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड्स की एग्जांपल्स में। और डाई न्यूक्लियोटाइड्स में NADPH, FADH2 और NADH मिल रहे हैं आपको। ठीक है, NADPH, FADH2 और NADH आपको मिल रहा है। निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, फ्लाविन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स आप ऑलरेडी डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में आता है। ठीक है, तो ये आपके पास है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड का अगर फंक्शन बताऊं आपको, तो आप ये ऊपर देख लें, ये सारे के सारे क्या हैं, एनर्जी करेंसी हैं। दीज आर एनर्जी करेंसी। और ये को एंजाइम्स, अगर आपको बायोएनर्जेटिक चैप्टर याद है कि जगह जगह एटीपी वगैरह या NADPH, NADH जो है वो को एंजाइम के तौर पे बिहेव करते हैं। ठीक है, दे सर्व एज व्हाट, दे सर्व एज को एंजाइम्स। ये को एंजाइम्स के तौर पे जो है वो काम करते हैं।
तो ये इसके फंक्शन है। इसके अलावा जो आरएनए डीएनए है, ठीक है, कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, पहले मुख्तलिफ स्ट्रेन आई हैं, अभी रिसेंटली ओमिक्रॉन और उसके भी 2 वेरिएंट्स आए, तो उसका जो आरएनए है उसके अंदर म्यूटेशन होती रहती है, ठीक है। तो ये आपके पास समझ लें कि हेरिडिटरी मैसेज ट्रांसमिशन में रोल प्ले करती है। दे हेल्प इन हेरिडिटरी मैसेज ट्रांसमिशन। ये हेरिडिटरी मैसेज ट्रांसमिशन जो है ये उसके अंदर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये हेरिडिटरी मैसेज ट्रांसमिशन जो है ये उसके अंदर रोल प्ले करते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड का काम है। उसके बाद आइए न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात हो गई। न्यूक्लिक एसिड के बाद आइए कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो है उनमें 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आपको एक मिल रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन बनाने के लिए ये देख लें, आपने सेल के अंदर मैंने आपसे बात की थी, ये जो क्रोमोमियर्स हैं उनके गिर्द धागा से लिपटा हुआ है। ये देखें, ये डीएनए है और ये हिस्टोन है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन की एग्जाम्पल के अंदर आता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो दरअसल न्यूक्लियो प्रोटीन की एग्जाम्पल के अंदर आता है, ठीक है। चलें, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपको मिलेगा कंबाइंड फॉर्म। इसके अलावा न्यूक्लियो प्रोटीन के बाद आइए ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन से मुराद है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों मिलेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों मिलेंगे। इनको हम म्यूकोइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। म्यूकोइड्स भी बोलते हैं क्योंकि बॉडी में जो म्यूकस है ना जो रिलीज होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है। और जो अंडे की सफेदी होती है, एग वाइट जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। इसके बाद तीसरी टाइप जो आपको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में मिलेगी वो आपको मिलेगी ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो वो बनाएगा आपके पास ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। वो बनाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड्स में आपके पास एग्जांपल आती है माइलिन शीट। न्यूरॉन के गिर्द आपको पता है माइलिन शीट मौजूद है, वो प्योर लिपिड नहीं है बल्कि कंजुगेटेड लिपिड है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स कंबाइन होकर ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं। इसके अलावा आपको मिल रहे हैं लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। लाइपोप्रोटीन्स के अंदर आपको मिलेंगे एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स आपको आपस में कंबाइन मिलेंगे। इसको याद कैसे रख सकते हैं, हमारे ब्लड में जो भी प्रोटीन्स जो भी लिपिड्स ट्रांसफर होते हैं वो प्रोटीन के साथ कंबाइंड फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। हम अपनी डाइट में भले से लिपिड्स प्योर फॉर्म में लेते रहें लेकिन इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो लिवर में जाते हैं और लिवर में उनके साथ प्रोटीन ऐड हो जाते हैं
ताकि वो सर्कुलेशन में आ सकें और किसी भी सेल के अंदर ट्रांसफर किए जा सके। ठीक है, तो ये 4 कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड्स के, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 4 कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास लिपिड्स के। इसके बाद आ जाइए फर्दर। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे आपके पास। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बाद अब आपसे बात कर रहा हूं मैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपके पास आता है वाटर। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपके पास आता है वाटर। वाटर की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। पहले वाटर के बारे में चंद चीजें रिकॉल कर लें। माशाल्लाह से आप लोग तो केमिस्ट्री इतनी पढ़ चुके हैं कि मैं समझता हूँ कि मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको ऑलरेडी पहले से सारी बातें पता ही है। ये देखें, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ये देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद। तो वाटर जो है, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, डिफरेंस आपके पास आ रहा है 1.4। तो डिफरेंस आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.4 आ रहा है। अब उसकी वजह से जो पोलैरिटी, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आती है वो इतनी ज्यादा फोर्स जनरेट करती है कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से एक इंटरेक्शन लगता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के मॉलिक्यूल्स में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिखेंगे कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हर चीज है वो डिसॉल्व हो जाती है। पोलर और नॉन पोलर चीजें दोनों डिसॉल्व है। पानी पोलर है तो पोलर चीज को डिसॉल्व कर लेगा। नॉन पोलर चीजें कैसे डिसॉल्व करता है, तो इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी जो है, याद रखें पानी मैटर है और उसके अपने अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी यानी कि पानी के मॉलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी है वो मदद करती है कि जो नॉन पोलर चीजें वो भी डिसॉल्व हो जाएं। ऑल्दो की इक्वल सॉल्युबिलिटी नहीं है पोलर और नॉन पोलर कंपोनेंट्स की, लेकिन ये है कि है। इसके अलावा कोहेजन, पानी का एक मॉलिक्यूल अगर खींचेंगे तो पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दूसरा भी खिंचता हुआ चला आएगा। ठीक है, ये कोहेजन है। इसके अलावा आपके पास पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी यहाँ पे कोहेजन है आपके पास। इसके अलावा हाई हीट कैपेसिटी, पानी के मॉलिक्यूल्स की आपको हाई हीट कैपेसिटी मिलेगी। amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius. Amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius. तो इसीलिए ये इतनी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता, उसको ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में कि इसका टेम्परेचर पहले अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 26 होने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए उसको ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले। इसके अलावा आपको मिलेगी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, यानी कि ये आसानी से बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता। हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है कि बॉइलिंग पॉइंट पे जो आप हीट देते हैं ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन निस्बतन दूसरे लिक्विड्स के ज्यादा है। ठीक है, देयरफॉर
it cannot easily be converted into ice, cannot easily be converted into ice, ये आसानी से बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि इसकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। नारियल का तेल घर में रखा हुआ होगा, अभी हल्की फुल्की जब सर्दी पड़ी थी तो नारियल का तेल जो है वो अगर आप बॉक्स में देखें वो जम जाता, ठीक है। लेकिन ये है कि पानी की खास बात ये है कि ये जमता नहीं। तो ठीक है, रेफ्रिजरेटर में हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमन पानी अवेलेबल है कि फ्रिज में हमारे पास जम जाता है, लेकिन ये है कि हम दूसरे लिक्विड से कंपेयर करके सारी बातें कर रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली क्लासिफाइड एज द बेस्ट सॉल्वेंट, ठीक है, ये बेस्ट सॉल्वेंट। ओके, तो पानी जो है वो आपके पास ये फीचर्स रखता है। इसके बाद आ जाएं आपके पास, आगे बात करूंगा। अच्छा, ये मैंने आपसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कंप्लीट कर ली है। आप बताया, शुरू में मुझे बताया गया कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मैंने पहले करवा दिए थे, ठीक है। तो अच्छा, इसमें आपने पहले सेल कर लिया है, इसके साथ साथ आपने जो है वो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का टॉपिक कर लिया है। अब इसके वेरी नेक्स्ट जो चीज आपको करनी चाहिए, ठीक है, वो आपको बायोडायवर्सिटी या वेराइटी ऑफ लाइफ वाला पोर्शन जो है वो आपको करना चाहिए। वायरस के बारे में सारी बात करनी चाहिए। बैक्टीरियोफेज वायरस और एड्स वायरस दोनों का मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। ये हेड है और ये टेल है। ये कैप्सिड है जो कि कैप्सोमियर का बना हुआ है, ठीक है। ये कैप्सिड है जो कि कैप्सोमियर का बना हुआ है। इसके अंदर इसका जीनोम मौजूद है जो कि डीएनए का बना हुआ होता है या आरएनए का बना हुआ। अच्छा, ये इसके बाहर जो है वो शीट मौजूद है और उसके अंदर जो है वो कोर मौजूद, और ये टेल फाइबर्स मौजूद। ये इसकी बेस प्लेट, ठीक है, ये इसकी बेस प्लेट। जो एड्स वायरस है उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा राउंडेड है, ठीक है, वो थोड़ा सा राउंडेड है। और उसके अंदर आपको बेहतर पता है कि उसके अंदर ये आरएनए मौजूद है, पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए मौजूद है। और उसके अलावा उसके अंदर आपको मिलेगा एंजाइम, मिलेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हर वायरस में एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर आपको ये मैंने ग्रीन से जो बनाया है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है। अच्छा, बाहर वाली चीज जो है वो इसका एनवेलप है क्योंकि ये एनवेलप्ड वायरस है, और ये इसका कैप्सिड है। बैक्टीरियोफेज वायरस आमतौर पे एनवेलप्ड होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया पे हमला करता है, और ऐसी बहुत सारी टाइप्स हैं तो आपके पास उस पर भी एनवेलप मौजूद हो सकता है। ओके, ये आपके पास बैक्टीरियोफेज वायरस है। और ये आपके पास HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। HIV वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। चलें, इसके बाद आइए फर्दर।
और इसकी सरफेस पे हाँ एक दफा एक एंट्री टेस्ट में ये पूछ लिया था इन्होंने, जाउद्दीन के टेस्ट में उन्होंने पूछ लिया था। इसकी सरफेस पे GP120 होता है, आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है वैसे ये। GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन 120, जो कि आपको पता है कि ये CD4 रिसेप्टर से कंबाइन होता है। ठीक है, चलें इसके बाद आइए वायरस की थोड़ी हल्की फुल्की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। वायरस की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जीनोम में RNA वायरसेस हैं और DNA वायरसेस हैं। RNA वायरसेस में आपको इन्वेलप्ड RNA वायरस हैं, नॉन इन्वेलप्ड RNA वायरसेस हैं, और ये तीसरी टाइप जो मौजूद है वायरोइड मौजूद। ठीक है, इन्वेलप्ड, नॉन इन्वेलप्ड और तीसरी टाइप मौजूद है वायरोइड। एनवेलप्ड वायरसेस के अंदर आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, इसके अंदर बस आप ये चीज ध्यान में रख लें कि पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA वायरस कौन सा है और नेगेटिव स्ट्रैंड RNA वायरस कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जी, कोई बता सकता है, हैंड रेज करेगा कि पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA वायरस कौन सा, नेगेटिव स्ट्रैंड कौन सा? जो पॉजिटिव स्ट्रैंड वायरस है उस पे जब बैक्टीरियोफेज वायरस हमला करता है, जब बैक्टीरियोफेज वायरस उस पे हमला करता है तो फौरन उसमें ट्रांसलेशन शुरू हो जाती। लेकिन जो नेगेटिव स्ट्रैंड RNA वायरस होता है उस पे जब बैक्टीरियोफेज वायरस हमला करता है तो वो पहले आपके पास RNA से RNA बनाता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो आपके पास RNA से RNA बनाता है। जब वो RNA से RNA बनाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि RNA से RNA बना रहा है, ये वाला नेगेटिव स्ट्रैंड वायरस होता है। पॉजिटिव स्ट्रैंड में आपके पास डायरेक्टली ट्रांसलेशन होती है, नेगेटिव स्ट्रैंड में डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होती, पहले RNA से RNA बनता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन जो वो शुरू होती है। तो उस हवाले से आपके पास HIV वायरस जो है, एड्स वायरस जो है, वो आपके पास पॉजिटिव स्ट्रैंड है। और वायरस कॉजिंग फ्लू, वायरस कॉजिंग मीजल्स, वायरस कॉजिंग मम्स। ठीक है, ये वायरसेस इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखने चाहिए। वो आपके पास नेगेटिव स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड एनवेलप्ड RNA वायरस में आता है। फिर उसके बाद जो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस हैं उसमें अहम तरीन वायरस आपके पास आ जाता है पोलियो वायरस, वायरस कॉजिंग कोल्ड। और वायरोइड जो है, ठीक है, वायरोइड जो है, दिस इज ओनली एन RNA फ्रेगमेंट। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक आपके पास RNA फ्रेगमेंट को कहते हैं। देखिए मैं वायरोइड बना रहा हूँ, ये आपके सामने जो मैंने बनाया है ये वायरोइड। ठीक है, दिस इज ओनली एन
आरएनए फ्रेगमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक आरएनए फ्रेगमेंट। ओके, और जो डीएनए वायरसेस हैं उसमें आपके पास वायरस कॉजिंग हेपेटाइटिस, उसमें क्लासिफिकेशन है स्मॉल जीनोम और मीडियम और लार्ज जीनोम। हेपेटाइटिस वायरस जो है वो स्मॉल जीनोम के अंदर आता है। मीडियम और लार्ज जीनोम वायरसेस भी मौजूद हैं, उसमें आपके पास हर्पीस, शिंगल्स आ जाते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस और वॉट्स जो है स्मॉल जीनोम वायरसेस हैं, हर्पीस शिंगल जो है वो आपके पास मीडियम और लार्ज जीनोम वायरसेस के अंदर आते हैं। ओके, वायरल बीमारियां देखें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये वायरस की क्लासिफिकेशन का एक तरीकेकार है, और डीएनए वायरसेस जो हैं उनमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव डीएनए वायरसेस नहीं होती। डीएनए के अपने ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव होता है, याद रख लीजिए, फॉस्फोरस की वजह से। लेकिन डीएनए की क्लासिफिकेशन कोई पॉजिटिव और नेगेटिव करके कभी भी नहीं होती। ठीक है, डीएनए की जो क्लासिफिकेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव करके कभी भी नहीं होती। ओके, इसके बाद आइए फर्दर। अच्छा, यहाँ मेरी 12 स्लाइडें पूरी हुई हैं, तो मैं स्लाइड अपनी चेंज करूंगा। ठीक है, तो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए गायब होगी। ओके, इट्स डन। इसके बाद आइए, अच्छा वायरस की ये एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपको दूसरी और भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पैरामिक्सो वायरस ग्रुप है, इसमें वायरस कॉजिंग मीजल्स और वायरस कॉजिंग मम्स आ जाते हैं। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस के अंदर आर्बो वायरसेस हैं। आर्बो वायरसेस के अंदर वायरस कॉजिंग एनकेफ्लाइटिस, वायरस कॉजिंग डेंगी, वायरस कॉजिंग येलो फीवर, यानी कि जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर के जरिए, ठीक है, ट्रांसफर्ड बाय मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के जरिए जो है वो ट्रांसफर होते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं आर्बो वायरसेस, जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर के जरिए ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो पैरामिक्सो वायरसेस, मीजल्स, मम्स, आर्बो वायरसेस, इसके अलावा और आपके पास इसके अलावा और भी वायरसेस हैं। राइनो वायरस ग्रुप है, उसमें वायरस कॉजिंग कोल्ड, रेब्डो वायरस, वायरस कॉजिंग रेबीज, और इसके अलावा आपके पास इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके ग्रुप में वायरस कॉजिंग फ्लू आ जाता है। ओके, रीट्रो वायरस जो है उसमें आपके पास एड्स का वायरस आ जाता है। ठीक है, रीट्रो वायरस जो है वो आपका HIV वायरस जो है वो रीट्रो वायरस के अंदर आ जाता है। ओके, तो वायरस को क्लासिफाई करने का ये भी एक तरीकाकार है। अच्छा, वायरस की लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए। लाइटिक साइकिल, इसमें आपके पास मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके अंदर मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, आका गुलाम की रिलेशनशिप है। ये बैक्टीरिया मौजूद हैं,
इसमें क्या होता है, आपके पास वायरस आके अटैच होता है, ठीक है, और अपना डीएनए ट्रांसफर कर देता है, उसको ऑर्डर करता है कि तुम मेरे लिए कोट्स बनाओ, तुम मेरे लिए बेस प्लेट्स बनाओ, मेरे टेल फाइबर्स बनाओ, वो सब चीज उसको बना के देता है। और इसके अलावा आपके पास वायरसेस फिर उसके अंदर असेंबल हो जाते हैं, आखिर में उसको ऑर्डर देता है कि तुम मुझे लाइटिक एंजाइम्स बनाकर दो, और आखिरकार वो जो है फिर वो बर्स्ट करके उसको वो बाहर निकल आते हैं। सारे फेज वायरसेस जो है वो उसमें से निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे फेज वायरसेस जो है वो फिर उसमें से निकल कर जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पास लाइटिक साइकिल कंप्लीट होती है। तो डिफाइन करते हैं, रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड विदाउट इंटरप्शन। रेप्लिकेशन ऑफ वायरस इज कंप्लीटेड विदाउट इंटरप्शन। और जो लाइजोजेनिक साइकिल है, लाइजोजेनिक साइकिल है, उसमें आपके पास ये बैक्टीरियोफेज उसके ऊपर हमलावर होता है और अपना जीनोम ट्रांसफर करता है, तो वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ कंबाइन हो जाता है। ये देखिए, ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ जो है वो कंबाइन हो जाता है। अब देखिए, इसकी अगली जो नस्ल आती है, इसका जो वायरस का जो जीनोम है वो अगली नस्ल में ट्रांसफर हो जाता है, और नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता रहता है। और जब भी उससे मौका मिलता है वो उसमें से डिटैच होता है, और डिटैच होने के बाद फिर दोबारा से उसके अंदर लाइटिक साइकिल शुरू हो जाती है। एक वक्त आता है कि उसके अंदर फिर दोबारा से लाइटिक साइकिल शुरू हो जाती है। इन दिस replication of phage virus is completed with interruption। बैक्टीरियोफेज वायरस की रेप्लिकेशन जो है वो इंटरप्शन के साथ कंप्लीट होती है। एंड वायरल डीएनए incorporates into bacterial DNA for an indefinite period of time। एक indefinite period of time तक के लिए उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है। ये कहलाती है लाइजोजेनिक साइकिल। ओके, वायरस में देखें, मैं आपको बताऊं, जो करंट सिचुएशन कोरोना वायरस की चल रही है उसमें आपको वायरस से रिलेटेड ये पता होना चाहिए कि आरएनए वायरस से। और जैसा कि आपने फ्लू वायरस के बारे में सुना है कि वायरस स्टडेड विद स्पाइक्स, ठीक है, जिसकी सरफेस पे कांटे निकले हुए हों, ठीक है, वायरस स्टडेड विद स्पाइक्स। तो ये भी आपके पास कोरोना वायरस ऐसा है कि जिसकी सरफेस पे आपको स्पाइक्स से मिले, ठीक है। वायरस स्टडेड विद स्पाइक्स वाली फीचर इसके अंदर भी आपको मिलेगी। और इससे पहले कुछ वायरसेस आते रहे, ठीक है, इससे पहले कुछ वायरसेस आते रहे, तो उनके सवालात पहले आ जाया करते थे। सॉर्स वायरस आया था, अभी अबोला वायरस आया हुआ था, और वैसे नागलेरिया तो प्रोटोजोन है, वो ज्यादा वो था। अच्छा, और इसके साथ साथ आपको प्रायोन वाली बात पता होनी चाहिए। प्रायोन जो है, ये देख, प्रायोन जो है उसे कहते हैं मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन
दो लफ्जों में प्रायोन समझा रहा हूँ आपको कि प्रायोन जो है बस एक प्रोटीन का टुकड़ा है, उसके सामने कोई दूसरा प्रोटीन अगर आ जाए या ना भी आए, प्रोटीन कोई सा भी आ जाए तो उसको उसको भी जो है वो मिसफोल्डेड बना देता है। तो प्रायोन जो है वो एक अदद मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये क्या प्रमोट करता है? ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रमोट करता है, प्रमोट्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। जानवरों में डिजीज पाई गई है मैड काउ डिजीज, ठीक है, जिसको हम स्क्रैपी डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम स्क्रैपी डिजीज भी बोलते हैं। तो वो ये बीमारी कॉज करता हुआ पाया गया प्रायोन। प्रायोन इज नॉट अ वायरस। पीछे मैंने वायरॉइड की बात की, तो वायरॉइड तो चले आरएनए है, लेकिन क्या कहते हैं, प्रायोन जो है वो कोई वायरस नहीं है, ध्यान में रख लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, एकेयू के टेस्ट में जो है वो, लेकिन आपकी जितनी नॉलेज होगी ना, एक बात याद रखिएगा, आपको अपने कोर्स से रिलेटेड खाली बैठे हुआ करें ना, तो नॉवेल की तरह अपनी बायो की किताब पढ़ते रहा करें, नॉवेल की तरह सर पे सवार करके नहीं, नॉवेल की तरह पढ़ते रहा करें। आप देखिए कहीं बायो के मार्क्स जाएंगे नहीं, मीनिंग कि इतने वो अपने पेपर बनाने में कमिटेड हैं एकेयू वाले, ठीक है, कि वो जिस तरह पीएमसी के लिए खबरें आ रही होती हैं कि हाँ आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, ऐसी कोई हरकत ये एकेयू वाले नहीं करते। क्वेश्चंस उनके ठीक है घुमा फिरा के करते हैं, वो अपने क्वेश्चन उनका जो पैनल है वो खुद ही बनाता है, ठीक है, लेकिन जो कोर्स है उसी में से पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि कोर्स में से ही पूछते हैं। और उसको बकायदा चेक किया जाता है कि आइदर क्या कहते हैं क्वेश्चन जो है वो सब आंसर कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाता है। जिस तरह ब्रिटिश बोर्ड में ए लेवल ओ लेवल के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जो है किसी स्टूडेंट ने सही ना किया वो माइनस कर दिए जाते हैं, इस तरह आखान बोर्ड एकेयू में भी यही होता है। तो आपको नॉलेज जो है बेटा वो हर चीज की होनी चाहिए। बहरहाल इसको पढ़ें। मेरी टोटल 16 स्लाइडें हुई हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे ग्रुप पे ये वाली भी शेयर कर दूंगा, और मुझे याद आ रहा है इससे प्रीवियस स्लाइड्स भी मैंने आपको नहीं दी थी, वो भी इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। कोई सवाल करना है आप हैंड रेज कर सकते हैं। चलें, ओके, थैंक यू सो मच।